हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स 2021 पेपर का पार्ट 5। ये आज लास्ट 5 है। इसमें हम पूरे रिमेनिंग क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन बचे हैं 21 के 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। 21 नहीं है, आई थिंक ये है हमारा 104 हम कर चुके हैं। हाँ, 21 क्वेश्चन है। 21 के 1 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे जुड़कर उसको ज्वाइन करके जो लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सिलेबस है, वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के 5 सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 105, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इनमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, प्रॉपर्टी से पहले आपको बताना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि दो कमोडिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कस्टमर है उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। जैसे ये सपोज मैंने बोला ये है इंडिफरेंस कर्व 1। दो कमोडिटी है सपोज एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का वो कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। आप चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे किसी भी पॉइंट पे हो। सपोज मैंने इसको नेम दे दिया, ये है ए बी सी। तीनों के तीनों पॉइंट पे कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन दोनों कमोडिटी की जो क्वांटिटी है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होगी। सपोज ए की हम बात करें तो ए में ज़्यादा क्वांटिटी वाई की यूज़ हो रही है और एक्स की कम क्वांटिटी यूज़ हो रही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। बी पॉइंट पर ऑलमोस्ट इक्वल सी दोनों की क्वांटिटी यूज़ हो रही है, बट सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है। सी पॉइंट पर एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा यूज हो रही है और वाई की क्वांटिटी कम यूज हो रही है, बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। प्लस इसमें हम बोलते हैं हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर वाला होगा उसका हर एक पॉइंट नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। सपोज मैंने IC2 पे रखा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है। एक्स वाई जेड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेंगे, लेकिन अगर इसको IC1 से कंपेयर करें तो हर एक पॉइंट IC2 का इस IC1 के हर एक पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब पहला कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इसका जो फिर बेसिक फंडामेंटल है वही रॉन्ग हो जाएगा। वो कह रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट देंगे IC1 और IC2, तो एक लेवल ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जहाँ जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, अजम्पशंस है। ये माना जाता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं कट करते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, करेक्ट है। एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन। ये मैंने आपको पहले इसलिए समझाया ताकि आप खुद ही जज कर पाए। करेक्ट है ये भी। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन। देखिए जो आपको शेप दिखाई है, इस शेप को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कैसी फिगर होती है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की होती है, PPC, इसे बोलते हैं कॉनकेव। अब मैंने आपको दिखाया कैसे बनता है इंडिफरेंस कर्व, इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन, तो ये क्या है, गलत है। कॉनकेव नहीं होता, क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ये भी करेक्ट है। देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसे एक्सिस को टच करके ऐसे बनता है वो, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। तो आपसे पूछा हुआ था डज नॉट, तो डज नॉट की आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कंसेप्ट को अगर आपने समझा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना।
क्वेश्चन नंबर 106, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में बैलेंस होता है उसको कहाँ भेज देते हैं, उसको भेज देते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में। देखिए इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए अकाउंट यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए पर्पस के लिए इसको ओपन किया जाता है, फिर इसको क्लोज कर देते हैं और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, an arrangement of staff duties whereby no person is allowed to record every aspect of transaction is called। हर एक पर्सन को हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है और आपस में चीजें क्रॉस चेक भी हो जाती हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंटरनल चेक। ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, ऑडिटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड दोनों चीजों में इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इंटरनल चेक क्या होता है, कि ऐसी अरेंजमेंट करना काम की कि एक का एरर दूसरे के एरर काम करने के तरीके से रेक्टिफाई हो जाए या वो उसको देख सके, रिव्यू कर सके, इस तरह से स्ट्रक्चर अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करो। तो ये कह रहा है आपको एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाय नो पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन के हर एक एस्पेक्ट को एक ही आदमी रिकॉर्ड नहीं करेगा, मल्टीपल पर्सन रिकॉर्ड करेंगे ताकि एरर साथ के साथ रेक्टिफाई हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल चेक। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 108, an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal। कॉमन गोल को पाने के लिए ग्रुप के एफर्ट्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो मोटो अचीव हो जाए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई, हर एक पर्सन का अलग अलग मोटो है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो है, तो उस मोटो को अचीव करने के लिए सबके वर्क को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ताकि सब अलग अलग काम करते हुए भी कॉमन गोल की अचीवमेंट में हेल्प करें, उसको अचीव करें। उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 109, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। अगर आप सबसे पहले इसका आंसर करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएट पता होने चाहिए इन सब में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप एक बार इन्वेस्ट करते हो और फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका एडवांटेज लेते हो। ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे मशीनरी खरीद करना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका एडवांटेज आपको विद इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड यानी कि लेस देन 12 मंथ के लिए ही गेट होता है, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पेड, प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस पेड, वेरियस एक्सपेंडिचर जो डेली के जो पे किए जाते हैं, मंथली पे किए जाते हैं, वो सारे क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ऑल आर कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डीम लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी हो सकती है, लाइबिलिटी की तरह जिसे ट्रीट किया जाता है होती है डीम लाइबिलिटी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका एडवांटेज आपको 1 ईयर से ज़्यादा, 1 ईयर से मोर बट लेस देन कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम फायदा मिलता है, 1 साल से ज़्यादा लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम जिनका फायदा मिलता है, या आपके पास एक कोई कैपिटल एसेट जिनकी वजह से नहीं आती है, वो कहाँ आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो उसके वजह से आपके पास जो एक एसेट आती है, फिक्स एसेट आती है जिसका फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके पास कोई एसेट नहीं आती लेकिन उसका फ़ायदा आप 1 से ज़्यादा साल तक ले सकते हैं। तो हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो वो कैसा है, 1 साल तक तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही आएगा और कैपिटल भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो कौन एस्टेब्लिश करता है, वो करता है रिग्रेशन। अगर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें, कोज एंड इफेक्ट,
वो भी कौन करता है? रिग्रेशन एनालिसिस कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और वही फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। कोरिलेशन में क्या होता है? कोरिलेशन में ये कोरिलेशन को आप कह सकते हो एक स्टैटिकल टेक्निक्स है जो ये इन्वेस्टिगेट करती है कि दो वेरिएबल के अंदर कैसा रिलेशन है, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कोरिलेशन में। लेकिन रिग्रेशन में कोज और इफेक्ट यानी कि क्या कारण है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा वो सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती है। इसमें रिग्रेशन में जो इफेक्ट है, वेरिएबल में चेंज होने का जो इफेक्ट है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद है कोरिलेशन हो गया टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज में तो सारा डेटा एनालाइज करके जो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। एसोसिएट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? आपको पता था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो क्वालिटी से रिलेटेड, जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, वो क्या होता है? एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है सिर्फ फंक्शनल रिलेशनशिप, तो वो किसमें होता है? रिग्रेशन। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऐसी कैपिटल जो सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे मांगी जाएगी उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी ऑथोराइज कैपिटल का एक पर्टिकुलर पोर्शन फिक्स कर देती है कि इस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मांगा जाएगा। एक पर बाकी सब भी कर देती हूँ एक्सप्लेन। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जिससे कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है, यानी कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितनी कैपिटल इशू कर सकती है वो क्या है? उसकी ऑथोराइज कैपिटल। इशू कैपिटल सपोज ऑथोराइज कैपिटल है 10 करोड़, इशूड है जो कि जनरल पब्लिक को जो कि ऑफर की, सपोज 10 करोड़ में से 6 करोड़ इशू कर दी, ऑफर दे दिया लोगों को शेयर खरीदने के लिए, वो है इशूड कैपिटल। अब ऑफर दिया 6 करोड़ का, लेकिन लोगों ने 6 करोड़ या उससे कम के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसे बोलेंगे सब्सक्राइब। तो वो 6 करोड़ का ऑफर दिया और एप्लीकेशन आई 5.5 करोड़ के लिए, तो ये क्या हो गया? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल इज इक्वल टू और लेस देन इशूड कैपिटल, बट इट कांट बी मोर देन इशूड कैपिटल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। Question 112. The expenses which are anchored to increase the demand of a product. प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कौन सी एक्सपेंसेस होती हैं? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। देखिए आप क्या कह रहे हो? इंक्रीज डिमांड, तो डिमांड इंक्रीज करने के लिए क्या होंगी? सेलिंग। देखिए डिमांड इंक्रीज होगी तभी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में सोचेंगे। भाई डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसको पहुंचाने के लिए खर्चे इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्राइमरी फोकस कर रहे हैं डिमांड इंक्रीज करने के लिए पहले, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? सेलिंग एक्सपेंसेस से। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपका एडमिशन हो रहा है पार्टनर का और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब डेबिट क्रेडिट होता है तो ये भी ध्यान रखना, इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू तो रीवैल्यूएशन की कहाँ आती है? वो क्रेडिट साइड। डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड। तो 113 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। इसका फॉर्मूला भी आपका पीवी रेशियो में भी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालनी है यूनिट्स में तो आप फॉर्मूला इसके लिए यूज कर सकते हो, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप पेपर का पैटर्न देखोगे तो कुछ चीज़ों में फॉर्मूले के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन आया तो रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बता के चल रही हूँ। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालना है, इन वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये क्या हो जाता है, वैल्यू में। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को, लास्ट वन को, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसको कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और कॉम्बिनेशन या परसेंटेज है तो टोटल सेल क्या होती है, टोटल सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, देखिए हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल का मतलब है वो सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उससे ऊपर का जितना पोर्शन है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसीलिए हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो पूछा जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन, इंडेक्स नंबर को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, इंडेक्स नंबर रेशियो में भी होते हैं, परसेंटेज में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, कॉम्बिनेशन किस में होते हैं। इंडेक्स नंबर को आपने देखा है कि इंडेक्स नंबर बेस 100 मान के फिर उसके बेस पे कैलकुलेशन की जाती है, यानी कि इंडेक्स नंबर को किस में कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, पार्टनर के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती हैं, उसमें सारा सिचुएशन लिखी जाती हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर किस तरह से डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा, उसमें पार्टनर की सैलरी, उसमें पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट, पार्टनर को क्या क्या कमीशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन है। अगर पार्टनरशिप रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं होती, जो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविज़न है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये कंपनी से रिलेटेड है। वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। देखिए अब आगे ना फॉर्मूले के ऊपर बेस, पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। पीवी रेशियो का अभी आपको बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी पीछे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो ये भी फॉर्मूला है, यहाँ से अगर पीवी रेशियो निकालना है तो ये डिवाइड कर इधर आ जाएगा। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। तो सेकेंड इसी यही फॉर्मेशन है, ये भी करेक्ट है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये नहीं होता। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है डायरेक्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसे डिराइव करके अगर पीवी रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपसे पूछा कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119,
अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ किस में क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफाई किया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वार्टाइल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें मीन निकालना है तो मीन क्या होता है NP, और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, P मतलब सक्सेस, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो NPQ, N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, P मतलब सक्सेस, Q मतलब फेलियर। और इसी को अगर आपको वेरिएंस में कन्वर्ट करना हो तो रूट हट जाता है, वेरिएंस क्या हो जाएगा NPQ। जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो मीन और वेरिएंस क्या होते हैं वो होते हैं इक्वल। मीन और वेरिएंस क्या होते हैं इक्वल होती हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होती है NP NP। बस इतना ही करते हैं, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यही वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस। टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में गैंग बॉस इनमें से कौन सा काम करता है। देखिए इंस्पेक्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क को इंस्पेक्ट कौन करता है इंस्पेक्टर। इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये काम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। सेटअप टूल्स एंड मशीन, ये काम होता है गैंग बॉस का। और कंपाइल डेटा फॉर असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब हमसे पूछा हुआ है गैंग बॉस क्या काम करता है, तो गैंग बॉस का क्या काम है सेटअप टूल्स एंड मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज टेस्ट ऑफ। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या टेस्ट करता है सोल्वेंसी टेस्ट करता है, और वो भी कैसी सोल्वेंसी टेस्ट कर रहा है ये लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को चेक करता है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी कौन चेक करता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को जो चेक करने के जो भी हमारे पास रेशियो हैं उनको लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, करंट और क्विक रेशियो को। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सारे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आती है। मैनेजरियल एफिशिएंसी को तो जो मोस्टली एफिशिएंसी और मैनेजरियल एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से होता है, प्लस रिलेशन होता है टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशियो से। टर्नओवर और एफिशिएंसी रेशियो मींस द सी। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था डेब्ट इक्विटी, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए अगर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की हम बात करें तो अगर आपके दिमाग में है तो आसानी से आप इसका आंसर करेक्ट लिख सकते हैं। कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, तीनों को प्लस करते हैं क्या आता है प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे ही ऐड करते हो तो आपके पास आता है वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही ऐड करते हैं वो क्या बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैं वर्क इन प्रोग्रेस और वो सब छोड़ के चल रही हूँ, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल सिनेरियो में बता रही हूँ आपको बिना स्टॉक का।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है सेल्स। ठीक है, अगर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है तो वर्क इन प्रोग्रेस की जो एडजस्टमेंट है वो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद करते हैं। किसका? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसे ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसे क्या कर देते हैं? माइनस। और इसमें एक और ऐड हो जाता है नेट वर्क कॉस्ट। इसी तरह से अगर फिनिश गुड्स का है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। यहाँ पे होता है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और नहीं है तो नॉर्मल स्नेरियो। अब आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? वर्क कॉस्ट, यानी कि प्राइमरी और फैक्ट्री ओवर दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किया तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। After redemption of debenture, the balance of sinking fund account is transferred to the balance of sinking fund। देखिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए सिंकिंग फंड में बैलेंस ट्रांसफर किया गया था, और रिडीम करने के लिए वो बैलेंस वापस कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट में। अगर इन्वेस्टमेंट सेल की है, इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद जो बैलेंस है वो सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन पहले आया था, आज ही डिस्कस किया हमने इसी पेपर का। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बाद बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स का इंसिडेंट है वो डिपेंड करता है उसके एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 पेपर। Under time series analysis, regular and periodic movement not exceeding 1 year is called. Regular and periodic movement not exceeding 1 year is called seasonal variation. Regular है यानी कि समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, तो उसका ड्यूरेशन है 1 साल के अंदर, वो आएगा ही आएगा, और रेगुलर ट्रेंड है, आना ही आना है, उसे कहेंगे सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड किसी भी टाइप का हो सकता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, एक सिनेरियो पर्टिकुलरली। सर्कुलर वेरिएशन का टाइम सीरीज में कुछ इस टाइप का ज़्यादा रोल है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ट्रेंड का थोड़ा सा पढ़ लेना। इरेगुलर का मूवमेंट का मतलब है जो फिक्स नहीं है, जैसे हमने भाई बात की भाई समर के बाद विंटर आएगा ही आएगा, रेगुलर ट्रेंड है। लेकिन इरेगुलर का मतलब है कोई फिक्स नहीं, कब अप डाउन, कब कितने टाइम के बाद अप जाएगा, कितने टाइम के बाद डाउन जाएगा, कोई एक प्रेडिक्टेड उसका टाइम पीरियड नहीं है, उसको बोलते हैं इरेगुलर मूवमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये था 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे पास टाइम होगा अकॉर्डिंगली कोशिश करूँ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थोड़ा सा रेगुलर बेस पे आऊँगी, ताकि आपकी डेली की डेली प्रैक्टिस हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।